हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई को आगे भी बढ़ा रहे होगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को एक बार फिर इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर टीम नीट विजन आपके लिए दिन रात एक करके कंटेंट तैयार कर रहा है। बेहतरीन मतलब वर्ल्ड क्लास कंटेंट की तैयारी हो रही है। आइए बात करते हैं कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल के बारे में पढ़ लिया था कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल का यूज कैसे किया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है और किस तरीके से रिएक्शन के दौरान अपन अदर केमिकल इंटाइटीज के बारे में, अदर केमिकल इंटाइटीज के क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में प्रीवियस लेक्चर में जो कि अपन ने टाइप 1 देखा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कितने वैरायटी के क्वेश्चन इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। उन सारे तरह के क्वेश्चंस को अपन देख लेंगे ताकि आपके सामने अगर किसी भी तरीका का सवाल आए तो आपको बस ऐसा लगे कि अरे यार, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम से। अब टाइप 1 प्रॉब्लम जो हमने देखा था, उस टाइप 1 प्रॉब्लम में अगर आपको थोड़ी भी याद हो तो हमने बात किया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो। टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे एक केमिकल रिएक्शन में। तो अपन इस टाइप को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ताकि हमें समझने में बड़ी आसानी हो। तो सवाल क्या है? फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इफ 4 मोल्स ऑफ H2 इज यूज्ड। अब यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे? आपको H2O का मोल्स निकालना है। अब सवाल उठता है कि ये जो H2O है वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ होगा? तो वो H2 प्लस O2 से मिलकर के बना हुआ होगा। और क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा? H2O का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखें तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड सवाल आए, उस सवाल में सबसे पहला स्टेप जो आपको करना वो है बैलेंसिंग। आप जैसे ही बैलेंस करोगे रिएक्शन को, तभी आप उसको एक फॉर्मेट में ला पाओगे जैसा फॉर्मेट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो वही काम यहां पर भी करना है। अब काम किस तरीके से करना है? सबसे पहले बैलेंसिंग अपन हिट एंड ट्रायल सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि बचपन से वही करते आ रहे हैं। अगर उससे काम ना चले तो फिर अपन ABCD वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं H2 प्लस O2, यहां H2O बन रहा है। अगर अपन यहां 2 कर दे और यहां पर भी 2 कर दे तो आई होप देखो ये रिएक्शन बड़े आसानी से बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को देखकर हमारे सामने क्या कंसेप्ट बना सकते हैं अपन लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ H2 requires 1 mole of oxygen to produce 2 mole of H2O। ठीक है, अब यहां पर देखो ये आपने कंसेप्ट को लिख दिया। अब इसके बाद यहां पर और क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो जब कभी भी दूसरे रिएक्टेंट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अपन समझेंगे कि वो एक्सेस में है, वो कम नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किसका दिया है? हाइड्रोजन का दिया है 4 मोल। तो हम मेरा जो वाटर का प्रिपरेशन होगा वो पूरा पूरी किस पे बेस्ड होगा? वो हाइड्रोजन के मोल्स पे बेस्ड होगा, वो हाइड्रोजन के क्वांटिटी पे बेस्ड होगा। तो यहां पर देखो मैंने आपको बोला था जब भी किसी का निकालना हो तो आप उस दोनों को इक्वेट करो। तो आपको किसको इक्वेट करना पड़ेगा? एक H2 को और दूसरा H2O को। अब यहां पर क्या इक्वेशन बन रहा है? 2 मोल बना रहा है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 1 मोल कितना फॉर्म करेगा? 1 मोल H2O। तो 4 मोल H2 कितना फॉर्म करेगा? 4 मोल्स ऑफ H2O। तो बड़े ही आसानी से यह सवाल का आंसर निकल गया। अब इसके बाद इसी टाइप 2 में जब दो रिएक्टेंट इंवॉल्व हो रहे होंगे, ये तो केस 1 था। अब अपन बात करेंगे केस 2 के बारे में। ठीक है, अब केस 2 का क्या कहानी है? इफ द अमाउंट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट से मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर जो दोनों रिएक्टेंट है उस दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होगा। आप याद करो प्रीवियस वाले टाइप में रिएक्टेंट तो 2 था
लेकिन आपको जो वैल्यू दिया हुआ था, आपको जो अमाउंट का क्वांटिटी दिया हुआ था, वो सिर्फ एक रिएक्टेंट का दिया हुआ था। लेकिन अब अपन केस 2 में जो पढ़ेंगे उसमें दोनों रिएक्टेंट का आपके पास क्वांटिटी दिया हुआ होगा। तो आइए देखते हैं, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इफ 10 मोल्स ऑफ H2 एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। अब पिछले वाले में क्या था, आपको एक ही रिएक्टेंट का मोल्स दिया हुआ था और आपसे प्रोडक्ट का मोल पूछ रहा था, तो उसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं था कि हम अपन H2 को लेकर के H2O का वैल्यू निकाले कि O2 को लेकर के निकाले। लेकिन यहां पर दिक्कतें आएंगी क्यों? क्योंकि अगर आप O2 को लेकर के निकालते हो, देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, अगर आप O2 को लेकर के निकालते हो तो O2 के लिए क्या कंसेप्ट बनता है, 1 मोल 2 मोल पानी बना रहा है, यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बना रहा है। तो अगर आप O2 को लेकर के H2O का मात्रा पता करते हो तो O2 को लेकर के करोगे तो 4 मोल्स कितना बनाएंगे, जब 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो 4 मोल्स कितना बनाएंगे, 8 मोल्स वाटर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। एम आई राइट और रॉन्ग बेटा? अब यहां पर क्या हो रहा है, 2 मोल्स हाइड्रोजन के अगर रिस्पेक्ट में देखोगे तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो एक बात बताओ, 10 मोल कितना बनाएगा, तो 2 मोल 2 मोल बना रहा है, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल, तो 10 मोल कितना बनाएगा, 10 मोल। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन द आंसर विल बी 10 मोल। अब देखो फंस गया यहां पर मामला, क्यों? किसी एक रिएक्शन में दो अलग अलग क्वांटिटी में प्रोडक्ट कैसे यील्ड हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग क्वांटिटी में कैसे बन सकता है, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। यहां पर प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा और वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी एक ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल नॉलेज अपने को क्या लग रहा है, अगर ऑक्सीजन ले तो 8, हाइड्रोजन ले तो 10, और ये दोनों अलग अलग आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक कंसेप्ट लगता है जिसको अपन बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एलआर। अब ये कंसेप्ट ऑफ एलआर क्या है, एलआर का मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलआर, ठीक है। एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब सवाल उठता है सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जब कभी भी आप रिएक्शन कराते हो और आपके पास एक से अधिक रिएक्टेंट मौजूद है और हर एक का क्वांटिटी भी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हम स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करके फिर देखें कि हमको कितना क्वांटिटी चाहिए और उसी रेशियो में हमने अमाउंट को लिया। रिएक्शन जब आप करा रहे हो तो आप हड़बड़ी में रहते हो सकता है कि आपका रिएक्टेंट अलग अलग क्वांटिटी में मौजूद हो, जैसे यहां पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन इन दोनों का क्वांटिटी जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं था। देखो यहां पर रेशियो 2:1 का है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन जो आपके पास अमाउंट दिया हुआ था वो अलग क्वांटिटी में अलग रेशियो में दिया हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि एक बात बताइए कि अगर ऐसा केस आएगा तो यहां पर किसका कंसेप्ट लगेगा, एलआर का। अब ये एलआर क्या होता है, अब इस दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई एक एलआर होगा। जैसे यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना इस रिएक्शन में कि हम O2 के हिसाब से H2O का वैल्यू निकालें कि H2 के हिसाब से आप H2O का वैल्यू निकालेंगे, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कंसेप्ट किसका लगाना पड़ेगा, एलआर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब ये एलआर का कंसेप्ट क्या होता है, ये एलआर क्या चीज को बताने का काम करता है, तो पहले ये समझो ये एलआर है क्या। तो जब कभी भी आपके पास एक से अधिक रिएक्टेंट हो तो जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उस रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट क्या कहलाता है, वो रिएक्टेंट एलआर कहलाता है। अब सवाल है कि हमको कैसे पता चलेगा सर कौन सा कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन पहले कंज्यूम होगा कि हाइड्रोजन पहले कंज्यूम होगा? तो बहुत बार क्या होता है बच्चे यहां पर दिमाग क्या लगा देते हैं कि सर ये तो ज्यादा है तो कंजम्पशन इसका पहले नहीं होगा, पहले इसका कंजम्पशन होगा। तो ठीक है, आप इस तरीका से सोचेंगे तो होगा क्या कि देयर इज अ चांस, अब हो सकता है कि आप अंदाजे सही हो जाए। आपने ऐसा सोचा और बिना एलआर के पर्टिकुलर कंसेप्ट को लगाए हुए बस सोचा, मतलब अंधेरे में तुम तीर लगा रहे हो एक तरीका से, और जब तुम अगर अंधेरा में तीर लगा रहे हो तो हो सकता है कि तीर निशाने पे लग जाए, और यह भी हो सकता है कि तीर निशाने पे ना लगे, और अगर तीर निशाने पे नहीं लगा तब तुम्हारे लिए हो जाएगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि तुमको -1 वहां मिल जाएगा। तो आपको एक एप्रोप्रिएट मेथड पता होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप एलआर निकाल सके। तो अब सवाल उठता है सर एलआर कैसे निकालेंगे? तो एलआर को निकालने के लिए मैं यहां एक टर्म यूज कर रहा हूं, पहले इस टर्म को समझेंगे अपन। एक टर्म मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं,
वो टर्म है स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट। अब बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट निकालने का तरीका है मोल्स गिवन, जो भी मोल्स दिया हुआ हो रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट कैसे निकालते हैं? जो भी मोल्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। याद करो प्रीवियस लेक्चर मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? ये जैसे 2 है, जिसके आगे कुछ नहीं, उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? उसका 1 होता है। तो यहां पर देखो ये 10 मोल 4 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आप नहीं बता पाओगे कि आखिरकार 8 मोल सही है कि 10 मोल सही है। तो उसके लिए आपको एलआर निकालना पड़ेगा, और एलआर निकालने के लिए आपको स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट निकालना पड़ेगा। बोलोगे सर स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट मान लो निकाल भी ले तो फिर कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जिसका स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट का वैल्यू कम होगा वही एलआर होगा। जिसका स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट का वैल्यू कम होगा वही एलआर होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं अभी हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एस ए मतलब स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट। एस ए क्या निकलेगा? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2। यहां पर गिवन मोल 4 और स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट क्या आया? 5, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट क्या आया? 4। तो बड़े आसानी से आप क्या पता कर लोगे? अब देखो स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट तो आप निकाल लिए, अब आपको क्या देखना है कि किसका स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट का वैल्यू कम है। तो स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट O2 का वैल्यू क्या है? कम। और जो कि O2 का वैल्यू कम है, इसका मतलब मेरा एलआर कौन होगा? एलआर मेरा O2 होगा। अब बोलोगे सर एलआर जिसको तुमने फाइंड किया उसी के बेसिस पे अदर चीजों का वैल्यू निकालना होगा। कि अगर मैं पूछूंगा कितना हाइड्रोजन यूज हुआ तो तुम एलआर को ही इक्वेट करोगे। अगर मैं पूछूंगा वाटर कितना बना तो तुम एलआर को ही इक्वेट करके निकालोगे, हाइड्रोजन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जो एलआर होता है वही कंज्यूम होता है कंप्लीटली, और वही अगर पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मान लो ये दोनों तुमने लिया, लेकिन रिएक्शन होने के लिए दोनों का मौजूद होना जरूरी था, लेकिन एलआर जो होता है वो कंज्यूम हो जाता कंप्लीटली किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो कंज्यूम होने के कारण ये पहले ही खत्म हो गया। अब मान लो हाइड्रोजन बैठा हुआ, भी ये बेचारा अकेले एकदम शांति से बैठा हुआ, लेकिन वो तब क्यों शांति से बैठा हुआ? क्योंकि वो तभी नाचता जब उसके सामने उसका दोस्त आता, और उसका दोस्त कौन था? उसका दोस्त ऑक्सीजन था। तो अगर उसके सामने उसका दोस्त आ जाता तो बेचारा खुशी से वो पागल होके नाच नाच के प्रोडक्ट को येल्ड कर देता, लेकिन जो कि उसके सामने दोस्त उसका चला गया, तो अब जो बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन है वो बेचारा नाराज होकर के बैठ जाता है। तो जो बैठ जाता है उसको लेफ्ट रिएक्टेंट कहते हैं, अनयूज्ड, कोई यूज का नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पर एलआर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया होगा, एलआर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आइए अपन बात करें आगे। आगे अगर बात करें तो आंसर कौन सा सही होगा? 8 मोल की 10 मोल? यस ऑफ कोर्स एट 8 मोल, बिकॉज यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलआर। अब मैं पूछूंगा कितना हाइड्रोजन यूज हुआ और कितना बच गया, तो तुम देखो एक को कितना चाहिए? 2। 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो एक बात बताओ, 4 मोल ऑक्सीजन को कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा? 4 मोल ऑक्सीजन को, जब एक को 2 चाहिए, बस मैं क्या लगा रहा हूं, मैं तो यूनिटरी लगा रहा हूं ना, कल भी यही लगाया था, आज भी यही लगा रहा हूं, पूरे चैप्टर में यही लगाने वाला हूं। तो इसको थोड़ा सा अच्छा समझना बेटा, 1 को 2 तो 4 को 8, बड़ा आसान है। 1 को 2 तो 4 को 8, मतलब 8 मोल हाइड्रोजन ओनली पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। अब पूछेंगे कितना हाइड्रोजन अनयूज्ड रह गया, कितना हाइड्रोजन लेफ्ट रह गया? तो हाइड्रोजन लेफ्ट, अगर H2 लेफ्ट तुमसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? 10 - 8, आंसर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। आया कि नहीं आया? आई होप आपको एलआर समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है, व्हाट आर दी स्टेप्स to solve the
क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलआर, मैंने अभी आपको एक स्टेप, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। तो सबसे पहला तो काम यही है, बैलेंस द गिवन रिएक्शन। पहला काम तो बैलेंस द गिवन रिएक्शन है, वो हर जगह लगना है। नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करोगे, बड़ा ही आसान तरीका बताए। नहीं तो पहले क्या करते थे लोग पता है, पहले आपस में रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं कि एक को कितना, दो को कितना, फिर आपस में रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के फिर एलआर फाइंड करते। इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैं उसको करके ही बता देता हूं जनरली लोग कैसे बनाते हैं इसको। जैसे ये एक रिएक्शन था जो आपके सामने रिएक्शन बना हुआ था बेटा, यहां पर क्या होता है, पहले वो सोचते कैसे, देखो 2 को 1 चाहिए, ठीक, तो 1 को कितना चाहिए 1/2, तो 10 को कितना चाहिए 1/2 इंटू 10, तो आंसर कितना निकालते हैं 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो एक मेथड ये भी है कि 10 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, है कितना 4, मतलब जो कम है वो एलआर है। तो इसमें आपको 3-4 स्टेप लेना पड़ेगा, और इसमें कितना लेना पड़ेगा 10/2 5, 4/1 4, डायरेक्ट पता ही चल गया स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट से। तो कौन सा आसान है, स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट का कंसेप्ट लगाना बड़ा आसान है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किसको, एलआर को। कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका, बाय फाइंडिंग आउट एसए। एसए का शॉर्ट फॉर्म, एसए का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट। तो जिसका कम वही क्या होगा, एलआर होगा। जिसका कम वैल्यू होगा वही एलआर होगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, उसके बाद आपको जो भी कैलकुलेशन करना वो हमेशा एलआर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, बाकी का यूज नहीं करेंगे। बाकी जो भी रिएक्टेंट्स का वैल्यू दिया गया उसका यूज अपन नहीं करेंगे। यही है एलआर का क्वेश्चन को बनाने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एलआर से रिलेटेड। फाइंड द मोल्स ऑफ NH3, find the moles of NH3 produced in the given reaction if 5 moles of N2 reacts with 30 moles of hydrogen। अब यहां पर क्या है, आपको किसका मोल दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया है, कितना दे दिया बेटा 5 मोल दे दिया है, और हाइड्रोजन का कितना दे दिया 30 मोल्स दे दिया है। और तुमको क्या बोला, NH3 का मोल्स के बारे में पता करना, ठीक है। अब आपको यहां पर देखिए, क्या ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का नहीं है कि आपको रिएक्टेंट एक से अधिक मिला हुआ है और उन रिएक्टेंट्स का दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट आपके सामने दे दिया गया है। अब जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दे दिया गया है, तो आपको पता है यहां पर एलआर का कंसेप्ट लगना ही लगना है, कोई ना कोई ज्यादा और कोई ना कोई कम होगा। हाँ, मे भी ऐसा चांस हो सकता है कि एलआर का कंसेप्ट ना लगे, एकदम एज इट इज रेशियो में दे दे। तो ये एज इट इज रेशियो में तो नजर नहीं आ रहा, 1:3 का रेशियो है, लेकिन ये 1:6 का रेशियो बना रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये एज इट इज रेशियो में नहीं है, मतलब ये एलआर का यहाँ कंसेप्ट लगेगा। अब जो कि एलआर का कंसेप्ट लगेगा, तो मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या करो, पहले रिएक्शन को देख करके लिखो, 1 को 3 चाहिए और बनेगा कितना 2, ठीक, लो मोल भी लिख देते, ठीक। अब मैं अगर आप पूछूं इसका ऐसे क्या कैसे निकालोगे, तो इसका ऐसे कैसे निकालोगे 5/1, इसका ऐसे कैसे निकालोगे 30/3, इसका ऐसे आया 10। तो तुम बताओ कौन तुम्हारा एलआर है, N2 तो यस बेटा N2 इज योर एलआर। अब जब आपको अपने एलआर के बारे में पता चल गया, और जब आपको अपने एलआर के बारे में पता चल गया, तो आपको NH3 का वैल्यू निकालना है। तो NH3 का वैल्यू किसके बेसिस में निकालोगे, N2 के बेसिस में कि हाइड्रोजन के बेसिस में, तो यस N2 के बेसिस पे निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, अब देखो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बताओ 5 मोल नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, 2 × 5 मोल अमोनिया बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10 मोल। बोलो कितना देर लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम हो जाएगा। बस आपको क्या आना चाहिए भाई, आपको सब्जी खरीदने आना चाहिए जो तुम बाजार में जाते हो। तो अगर आपको यूनिटरी नहीं आता है तो डेली घर का काम करो, डेली जाओ सब्जी खरीदो, फल लेकर के आओ, तुम्हें अपने आप यूनिटरी तुम सीख जाओगे। क्योंकि वो जब भी जाओगे तो वो बोलेगा कि बताइए सर क्या लेना है, तो बताएगा यार 100 किलो का दाम इतना है। अब आप सोचोगे यार 100 किलो का दाम इतना, तो हमको तो 10 ही किलो लेना। तो जब डेली ऐसे सोचोगे तुम्हारा यूनिटरी मेथड अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब इसी में एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताओ कितना हाइड्रोजन लेफ्ट रह गया। तो एक बात बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन का जरूरत था, 3 मोल हाइड्रोजन का जरूरत था। तो 5 मोल नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन का जरूरत होगा, 15 मोल हाइड्रोजन का जरूरत होगा। तो एक बात बताओ, 15 मोल ही सिर्फ हाइड्रोजन यूज हुआ, तो अनयूज्ड या लेफ्ट हाइड्रोजन कितना बच गया, हाइड्रोजन लेफ्ट
या हाइड्रोजन अनयूज्ड अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या होगा, टोटल है 30 मोल, माइनस करो 15 मोल, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 15 मोल हाइड्रोजन वहां पर लेफ्ट रह जाएगा जो कि अनयूज्ड है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी सवाल आता है और बहुत बार क्या पूछा जाता है, जो कि ये गैस है, जो कि ये गैस है, जो कि ये गैस है। तो इसमें एक और सवाल बन सकता है कि बताओ कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ द फाइनल मिक्सचर ऑफ द गैसेस आफ्टर दिस रिएक्शन। तो 10 मोल अमोनिया गैस बन गया, नाइट्रोजन गैस तो पूरा जीरो हो गया आफ्टर द रिएक्शन, और इसका 15 मोल बच गया। तो मतलब मिक्सचर का जो वॉल्यूम है, सॉरी मोल्स है, कितना बचा, 10 प्लस 15, 15 मोल। बहुत बार बोलेगा वॉल्यूम निकाल लो, तो अगर आपको मोल पता है तो आप वॉल्यूम आराम से बता सकते हैं। एक मोल कितना वॉल्यूम, 22.7, तो 25 मोल्स कितना वॉल्यूम, 25 इंटू 22.7 लीटर्स। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कितने तरीके से इसमें सवाल बन सकते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था टाइप 2 प्रॉब्लम, सॉरी टाइप 2 का केस 2 प्रॉब्लम। मैं हर तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आपको कभी भी किसी तरीका का सवाल आए तो आपको ऐसा ना लगे सर ये तो एकदम क्या बोलते हैं आज तक मैंने देखा ही नहीं। हर तरह का प्रॉब्लम बता दे रहा हूं, इसी टाइप का आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ दिमाग तो अपना भी लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ही उतर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंसेप्ट यही लगने वाला, बेसिक्स यही लगेगा। तो जिसका बेस स्ट्रांग होता है वो अपने आप सवाल को निकाल ले जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर। अब यह है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर को बनाना कैसे है पहले ये समझो, इसका सवाल का फ्रेमिंग कैसे होता है। जब भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर आता है तो आपके पास एक मिक्सचर दिया हुआ रहता है, मान लो उसमें ए भी मौजूद है, उसमें बी भी मौजूद है, ठीक है। और ये मैं इसका सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, मैं अभी आपको एक बेसिक फंडा बता रहा हूं, एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि इस कंसेप्ट को कैसे लगाना है अगर मिक्सचर का सवाल आ जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर दे देता है, पहले ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि एक मिक्सचर है a प्लस बी, तो आपको इसका वेट दे देगा। और सवाल हमेशा कैसा पूछेगा पता है, इसका वेट दे दिया मतलब इस मिक्सचर का वेट दे देगा, और सवाल पूछेगा बताओ इसमें ओरिजिनल मास क्या है, ओरिजिनल मास ऑफ ए क्या था, ऑफ ए इन द मिक्सचर, ऑफ ए इन द मिक्सचर क्या था। तो आप क्या बताओगे, मान लो जो भी है बताना होगा, ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ज्यादातर सवाल इसी से आते हैं। अब बोलोगे सर हम कैसे बताएंगे, सिर्फ तो हमको डब्ल्यू दिया हुआ है, इस मिक्सचर का मास दिया हुआ है। तो यस, आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन फर्दर उस क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई तरीका का रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या होता क्या है बहुत बार बोलते हैं कि ये मिक्सचर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, या मिक्सचर को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, या मिक्सचर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, इस तरीका का कॉन्सेप्ट ले आता है। तो जब भी आप उस पर्टिकुलर मिक्सचर को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो आपको पता है क्या देखने को मिलता है, जब भी आप पर्टिकुलर मिक्सचर को एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराते हो तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो मैंने बोला कि इसको सी के साथ रिएक्ट कराओ, तो बच्चे गलती यहां पर क्या करते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो इसको एक साथ लिख देते हैं, कि मान लो जो भी बन रहा हो, डी बन रहा हो, ई बन रहा हो साथ में, मतलब इस मिक्सचर को कंप्लीटली उस पर्टिकुलर सी के साथ एक साथ में रिएक्ट करवा देते हैं। ये स्टेप गलत हो जाता है, बस ये स्टेप आपको नहीं लगाना है। मैं इसको रेड पेन से ऐसे सर्कल कर दे रहा हूं, डेंजर। ये खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको -1 की ओर ले जाए। तो जब भी आपको मिक्सचर से रिलेटेड सवाल आए और उस क्वेश्चन में जब भी उस पर्टिकुलर मिक्सचर का किसी और के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो आपको कभी भी उस मिक्सचर को एक साथ नहीं रिएक्ट कराना है। हाँ, वो बात अलग है कि जब तुम प्रैक्टिकली कर रहे होगे, जब तुम प्रैक्टिकल्स कर रहे होगे वहां पर वो एक साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आप थ्योरी पेपर में आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हो, आप स्टोइकियोमेट्रिकली अमाउंट का पता लगाना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा रिएक्शंस को अलग अलग करके लिखिए। मतलब ए प्लस सी का एक रिएक्शन बनाओ और बी प्लस सी का करके एक रिएक्शन बनाओ। तो ये मेथड है मिक्सचर से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने का।
और भी आपको जानकारी मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी हिंट्स दिए हुए रहते हैं सवाल में, और उन सारे हिंट्स को यूज करके आपको इक्वेशंस फ्रेम करने होंगे और फिर जाकर के एट लास्ट आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ए का भी अमाउंट आप पता कर पाएंगे और बी का भी अमाउंट आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल क्या है और इस सवाल को अपन बनाएंगे, आइए देखते हैं। 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ HCHO एंड C2H6, मतलब आपके पास जो मिक्सचर दिया हुआ है वो क्या चीज का दिया हुआ है, पहले आप मिक्सचर के बारे में लिख ले। मिक्सचर दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, HCHO और दूसरा मिक्स उसमें और एक क्या है, C2H6। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन का मास आपको दे दिया 320 ग्राम। ठीक, तो बताइए फाइंड द मास। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, C2H6 प्लस HCHO ये मिक्सचर है, इसका मास आपको 150 ग्राम, सॉरी यस 150 ग्राम दे रखा है, और जिसके साथ ये O2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है उसका 320 ग्राम चाहिए इस पूरे मिक्सचर को इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, पूरे मिक्सचर को, अकेला HCHO को नहीं, अकेला C2H6 को नहीं, पूरे मिक्सचर को, मतलब C2H6 और HCHO को मिला करके कितना ऑक्सीजन चाहिए, 320 चाहिए। एक बार मैं डेटा को फिर से एक बार एनालाइज कर लेता हूं। हाँ, ये 150 है और ये 320 है। ठीक, गुड। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी ये मिक्सचर से रिलेटेड सवाल आएंगे तो आपको एक काम करना, सबसे पहले रिएक्शन लिखना है। तो इस मिक्सचर का रिएक्शन O2 के साथ लिखना है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको आप कंबशन रिएक्शन कहते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 10 में कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी का मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि एनर्जी मैटर नहीं है, और स्टोइकियोमेट्रिक में अपन इन्हीं केमिकल, मतलब केमिकल क्या है, मैटर, इन मैटर के मासेस का मासेस को पता करते हैं। तो एनर्जी तो मासलेस होता है, तो अपन रिएक्शन में उस एनर्जी को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। तो यहां पर आप C2H6 प्लस O2 का रिएक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा, प्लस HCHO प्लस O2 का रिएक्शन तो क्या बनेगा। अब इस रिएक्शन में देखो, ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन, और ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये प्रोडक्ट आपका वही बनने वाला है, CO2 प्लस H2O। यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CO2 प्लस H2O। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, इसके बाद सेकंड फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, रिएक्शन लिखना नहीं इंपॉर्टेंट, उसके बाद बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यहां 2 कार्बन है, यहां 2 लगा दो, यहां हाइड्रोजन 6 है तो यहां 3 लगा दो। तो यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, सॉरी टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, अब बैलेंस ऑक्सीजन को करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, पहला वाले में 2 2 जा 4 और यहाँ 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 7। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 7/2। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर बैलेंस करना है, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन भी देख लो, हाइड्रोजन भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है बेटा 2। तो अपने को हाइड्रोजन को बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, यहां पर भी कितना है 2 1 3, मतलब ना कार्बन ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अपन इसमें आगे कहानी पे दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग कैसे लगाएंगे, आओ देखे, आओ सीखे। तो यहां से अपने को एक बेसिक फंडा मिलेगा, जब भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो तो उससे एक बेसिक फंडा आपको पता चलता है कि अपन इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि C2H6 जो है, ये जो C2H6 है इसके x मोल्स प्रेजेंट है और HCHO के कितने मोल प्रेजेंट है, y मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास 2 वेरिएबल अपन कंसीडर कर ले रहे हैं कि इस मिक्सचर का जो मास है ये 150 ग्राम, इसमें अगर अपन उसका मोल निकालेंगे C2H6 का तो कितना आएगा बेटा x मोल आएगा, और HCHO का जो अपन मोल निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा, वो y मोल आएगा। अब यहां पर देखो, इसके 1 मोल को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बोलो। 1 मोल को 1 मोल ऑफ C2H6 को 7/2 मोल्स ऑफ O2 की जरूरत पड़ रही है। तो x मोल को कितनी पड़ रही होगी, तो 7/2 इंटू x मोल ऑफ O2 की जरूरत पड़ रही होगी। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरीका से अगर मैं फिर पूछूं कि इन केस ऑफ HCHO
एक मोल को कितनी जरूरत है, एक मोल ऑफ HCHO को कितनी मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 मोल ऑफ O2 की जरूरत है। तो अब बताओ y मोल ऑफ HCHO को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, y मोल ऑफ O2 की जरूरत होगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन का मोल निकल गया, ये यहां पर भी ऑक्सीजन का मोल निकल गया, तो अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 320 ग्राम्स वेट दिया हुआ है, तो इतना मोल यहां पर पता चल गया ऑक्सीजन का कितना चाहिए, 7/2x मोल। तो अगर अपन वेट निकाले तो याद करो, वेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, n बराबर गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अब जो कि ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो अपन को मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। तो अगर अपने को वेट निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर अपन n से मल्टीप्लाई कर दे, अगर मॉलिक्यूलर वेट को अपन n से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या अपन इक्वेशन नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर एक चीज का तो जानकारी प्राप्त हो गया कि हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 7/2 इंटू एक्स, यहां पर कितना चाहिए y, तो टोटल ऑक्सीजन का क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि जो कि यहां पर वेट दिया हुआ है, तो इन मोल्स को वेट में बदलना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग द मॉलिक्यूलर मास। तो 7/2x ये तुम्हारा मोल हो गया, ठीक। गिवन वेट W निकालना, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, प्लस y इंटू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 32, और इन टोटल इन दोनों का जो टोटल वेट है वो कितना के बराबर होगा, 320 ग्राम। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 320 ग्राम। तो एक बात बताओ, यहां से 32 को कॉमन निकाल ले तो क्या बन जाएगा, 7/2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। क्यों? क्योंकि 32 क्या होगा, कैंसिल कर देगा 320 को, और यहां पर क्या बचेगा 10। तो एक इक्वेशन आपका यहां पर फ्रेम हो गया है। दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर आसानी से काम हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब यहां पर दूसरा इक्वेशन भी अपन को बनाना है। दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अपन ने C2H6 का मोल कितना माना है x, और HCHO का मोल कितना माना y, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 6, मतलब 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। उसी तरीका से यहां पर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16 कितना हो गया, ये भी 30 आ रहा है। 12 इंटू 2 24 और 24 प्लस 6 30, तो ये हो गया 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 30 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहां पर एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 30x क्या दे रहा है, वेट ऑफ C2H6, ये क्या दे रहा है, वेट ऑफ HCHO, और इन दोनों का वेट का सम किसके बराबर होगा, 150 के बराबर। तो यहां से क्या निकल के आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 5 माइनस x। अब इस इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y के जगह पे, तो मेरे पास क्या इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, देखो तो 7/2x प्लस y था, y के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 10। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 7/2 इंटू एक्स माइनस एक्स, और इस 5 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 2 एलसीएम लेंगे तो 7x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। यहां पर क्या आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 2 मोल्स। तो यहां से अगर आपका x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताओ, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x। तो इस x के जगह पे अपन क्या लिखेंगे बेटा 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जल्दी से बोलो 3 मोल्स। इसका मतलब C2H6 का कितना मोल है x, तो x का वैल्यू क्या आया
तो हमको निकालना है वेट, तो वेट कैसे निकालते हैं 30 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। और वहीं अगर SCHO का निकालना है तो 150 में 60 ग्राम को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 90 ग्राम। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और किस स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। अब होता क्या है, अपन रिएक्शन तो करा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिया है या वो जो सैंपल लिया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए, कोई जरूरी थोड़ी कि वो 100% प्योर हो। और ऐसे भी दुनिया में 100% प्योर चीजें मिलती कहां है, ना आप प्योर है, ना हम प्योर है, ना पानी प्योर है, ना हवा प्योर है। तो 100% प्योरिटी मिलना बड़ा एक्सेप्शनल सा बात हो जाता है। लेकिन हाँ, जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया हो तब तक आपको क्या करना है, आपको 100% प्योर मान के ही सवाल को लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे प्योरिटी के बारे में तो ये बात बता देगा कि मात्र इतना ही परसेंटेज, जो चीज हमको चाहिए मात्र इतना ही परसेंटेज उसमें मौजूद है। अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो मात्र उतना ही ग्राम रिएक्ट करेगा, बाकी का जो वेट है वो यूजलेस है, क्योंकि बाकी का जो वेट है वो इंप्योरिटी से भरा हुआ है। वो एक्चुअली में इंप्योरिटी से भरा हुआ नहीं है, अपन ऐसा कह सकते कि वो इंप्योरिटी ही है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें पता करना है, एक सैंपल आपको दे दिया है। इस सैंपल का वेट आपको क्या दे दिया बेटा, इस सैंपल का वेट दे दिया 500 ग्राम, ठीक। अब इस 500 ग्राम सैंपल में ये सैंपल किसका है, CaCO3 का है। अब इसमें बोला है प्योरिटी का परसेंटेज कितना है, प्योरिटी का परसेंटेज आपको दे दिया 25%। मतलब इस 500 ग्राम का जो 25% पार्ट होगा मात्र उतना ही प्योर है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर सैंपल को, इस पर्टिकुलर सैंपल को किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं और अगर हमको वहां पर CaCO3 का जरूरत है तो मात्र 25% ऑफ 500 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब यह है। तो इसको अपन हम लोग निकालेंगे कि प्योर CaCO3 इन सैंपल क्या होगा, तो प्योर CaCO3 इन सैंपल 25% होगा ऑफ व्हाट, ऑफ 500। तो 25% के जगह डिवाइडेड बाई 100 कर दो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 500, तो आंसर क्या आ जाएगा 125 ग्राम। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं, व्हाट्सएप भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। यहां पर अपन क्या समझेंगे कि इस 500 ग्राम सैंपल में रिएक्शन करवाने लायक, रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाला मात्र 125 ग्राम है। बाकी 500 ग्राम में से 125 ग्राम के अलावा जितना भी बचता है 375 ग्राम यूजलेस है। इसका मतलब यही निकलता है। तो प्योरिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया जाए, CaCO3 को बोला जाए डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अदरवाइज बैलेंस करते हैं। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि CaO कितना बनेगा, CO का वेट बताइए कितना बनेगा। सैंपल आपका यही है 500 ग्राम। तो अब आप बताओ, पहले ये समझो कि यहां पर कितना रिएक्ट करेगा, 100 ग्राम 40 ग्राम बना रहा होगा, ठीक है। 56 ग्राम बना रहा होगा, क्योंकि 40 प्लस 16 56 ग्राम बना रहा होगा। तो 100 ग्राम 56 ग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि बताओ कितना CaO फॉर्म होगा अगर तुम इस सैंपल को लेके हीट करते हो, तो आप 500 ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस 500 ग्राम में मात्र 125 ग्राम ही CaCO3 है। तो अगर आप 500 ग्राम लेकर के बनाएंगे इस सवाल को, गलत हो जाएंगे। तो मैं यही समझा
कि अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो यहां पर आप इसको उस तरीके से नहीं बना सकते। मतलब यहां पर आपको क्या करना होगा, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 56/100। तो बताओ 125 ग्राम क्यों करे, कितना करेगा CaO, तो 125 डिवाइडेड बाई 100, इधर भी 125, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 14, आंसर हो जाएगा 70 ग्राम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 70 ग्राम ही CaO बनेगा, जबकि आपके पास था कितना 500। अगर आप 500 लेकर के सॉल्व करते तो आप दिक्कत में फंस जाते। तो प्योरिटी परसेंटेज का कंसेप्ट को ऐसे लगाया जाता है सवाल में। जब भी देगा तो पहले आप निकालो कि प्योर सैंपल कितना है और उसका यूज कितना पड़ेगा रिएक्शन में। ठीक है, इस तरीके से प्योरिटी परसेंटेज के सवाल को लगाते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं यील्ड परसेंटेज का कंसेप्ट। ठीक है, अब यील्ड परसेंटेज का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो यहां पर क्या होगा, 2 मोल 1 मोल 2 मोल पानी का बनाएगा। अब यील्ड परसेंटेज क्या होता है, जो कि इंप्योरिटी होती है। अभी आपने देखा ना इंप्योरिटी प्रेजेंट था। अब मान लो आपको पता ही नहीं कि इसमें कितना परसेंटेज प्योर है, तो आप क्या करोगे, आप 500 ग्राम का सैंपल को यूज कर लोगे और आप 500 के हिसाब से कैलकुलेशन करते। तो अगर आप 500 के हिसाब से कैलकुलेशन करते तो आंसर क्या आ जाता, 56 इंटू 5 दैट इज 280 ग्राम आता। तो वो तो आपका थ्योरेटिकल आया ना, तो वो हो जाता थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, कितना प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, यील्ड का मतलब यही होता है। तो यील्ड परसेंटेज मतलब कितना बना रहे हो। तो एक तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो पेपर पे कि 500 ग्राम सैंपल को डालेंगे और कितना प्रोडक्ट यील्ड होगा। आपको अगर परसेंटेज प्योरिटी पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, 500 का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे। और अगर 500 का इस्तेमाल करके वहां पर अगर आप प्रोडक्ट के बारे में सोचते तो आपका 280 ग्राम बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में बन क्या रहा है, एक्चुअली यील्ड थोड़ी हो रहा होगा 280 ग्राम। एक्चुअली में मात्र कितना ग्राम बन रहा था, 70 ग्राम बन रहा था। तो यील्ड परसेंटेज क्या होता है, यील्ड परसेंटेज है किसका, एक्चुअल यील्ड का। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट कि आपने जो सैंपल लिया था उससे कितना प्रोड्यूस हो सकता था। तो 500 ग्राम के हिसाब से प्रोड्यूस तो 280 का होना चाहिए था। यही आपका क्या करेगा, थ्योरेटिकल यील्ड, TY थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअली में कितना बना, 70 ग्राम। और ये क्या हो गया आपका एक्चुअल यील्ड। तो ये जो आप परसेंटेज निकालते हो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड यील्ड परसेंटेज। इसी को यील्ड परसेंटेज भी कहते हैं। और ये यील्ड परसेंटेज और कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो, अगर आप यील्ड परसेंटेज निकालते तो आपका कितना आता है, 70/280 इंटू 100, 10 कटा, यहां हो गया 10, यहां हो गया 4, यहां हो गया 25। आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपका कुछ समझ में आ रहा है। यील्ड परसेंटेज क्या है, यह प्योरिटी को ही बताता है कि आपने जो सैंपल को लेकर के रिएक्शन करवाया उस सैंपल में कितना प्रतिशत प्योर CaCO3 प्रेजेंट था। तो यील्ड परसेंटेज नथिंग बट इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, या उसमें कितना प्योर्ड अमाउंट प्रेजेंट है जिसका हमें जरूरत है CaCO3 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है उसका कि एक्चुअल कितना यील्ड करेगा, एक्सपेक्टेड कितना है, एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकली कितना यील्ड होना चाहिए इनटू 100। जब आपको सवाल में प्योरिटी परसेंटेज नहीं दिया हुआ होगा तब आप इस तरीके से निकालते हो। और हो सकता है कभी सवाल में यील्ड परसेंटेज ना दिया हुआ हो और बोल दे कि बताओ प्योरिटी परसेंटेज क्या होगा, तो भी आपको यील्ड परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये 2 मोल 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो अब यहां पर क्या हो सकता है, आपके पास ये 6 मोल हो, ये 3 मोल हो और वाटर कितना बना रहा हो, 6 मोल बना रहा हो। 6 मोल 3 मोल के साथ मिलकर 6 मोल बना रहा हो। और ऐसा ये तभी हो सकता है जब इसका यील्ड परसेंटेज
आपका कितना होगा 100% होगा, और 100% इफिशियंट कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो वहां पर आपको हमेशा यील्ड परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में होना कितना चाहिए था और बन कितना रहा है। तभी मान लीजिए जब आप इंजीनियरिंग, जब आप मेडिकल कर रहे होगे और आपने कोई दवाई या फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आए आपके सामने में और आपको कोई मेडिसिन दिया गया, तो आप देखोगे यार इसका जो, आप उससे पूछोगे कि आप इसको किस तरीके से बनाए, आपका प्रोसीजर क्या है, तो आप उससे पूछोगे कि आपके प्रोसीजर के दौरान यील्ड परसेंटेज कितना था, आप पूछोगे उससे यील्ड परसेंटेज कितना था, तब आप बता पाओगे कि जो आपने मटेरियल यूज किया वो कितना इफेक्टिवली उस मेडिसिन में आया होगा एज अ प्रोडक्ट, और वो कितना इफेक्ट उस पर्टिकुलर पेशेंट को पहुंचा सकता है। तो यील्ड परसेंटेज वहां पर भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो ये था यील्ड परसेंटेज का कंसेप्ट कि यील्ड परसेंटेज कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। आओ एक सवाल के थ्रू देख लेते, बहुत बार सवाल में डायरेक्ट पूछ लेता है यील्ड परसेंटेज निकालिए। तो यील्ड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल फॉर्म बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इनटू 100। तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, ऑप्शंस दे दिया गया है। अब मेरा यह आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाएं। मैंने जो अभी तक सिखाया बस उसी स्टेप्स को लगाना है। यील्ड, यहां पर यील्ड परसेंटेज पूछा तो यहां पर यील्ड परसेंटेज का एक फॉर्मूला लगा देना, जैसे CaCO3 वाला भी अपन हमने देखा ना, बस उसी फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आप बनाइए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। चलिए देखते हैं आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, बी। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं कि ये बी आंसर कैसे होगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इन अ सर्टेन ऑपरेशन, कोई एक ऑपरेशन, एक प्रोसेस है जिसमें 358 ग्राम ऑफ TiCl4 इज रिएक्टेड विथ 96 ग्राम ऑफ Mg। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है, TiCl4 Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टीआई का परसेंटेज यील्ड बनाना है। इसमें यह बात तो क्लियर हो गया कि टीआई बन रहा होगा, और अगर टीआई बन रहा है तो मान लो आपको रिएक्शन नहीं आ रहा एग्जाम हॉल में, इसमें साफ साफ लिख दिया कि यील्ड ऑफ टीआई, मतलब टीआई तो बन रहा होगा एज अ प्रोडक्ट, और एज अ प्रोडक्ट अगर टीआई बन रहा है तो वो तभी बन सकता है जब सीएल हटेगा, और सीएल हटेगा तो किसके पास जाएगा, एमजी के पास। तो क्या बना रहा होगा, MgCl2। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक, अब इसको बैलेंस अपन कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, यहां 2 लिख देंगे और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2। देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो अब ये हो गया आपका बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहां पर क्या है कंसेप्ट, यहां पर आपसे पूछा है कि अगर एक्चुअली 32 ही ग्राम आपका टीआई ऑब्टेन्ड हो रहा, मतलब आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दे दिया है, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहां पर अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल Mg के साथ रिएक्ट करके 1 मोल टीआई का फॉर्मेशन कर रहा है और 2 मोल MgCl2 बना रहा है। ठीक, अब आपके पास क्या दिया हुआ, 358 ग्राम ऑफ TiCl4 है, TiCl4 358 ग्राम है, और 96 ग्राम आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ TiCl4। कैसे, गिवन वेट आपको पता है 358 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, 48 प्लस 35.5 इंटू 4, तो मोल्स कितना निकल के आएगा, 358 डिवाइडेड बाई 35.5 इंटू 4, तो 4 मतलब हो गया 120, 140, 142 और प्लस 148, तो ये हो जाएगा 190। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, किसका, TiCl4 का। मतलब इतना रिएक्ट, इतना आपके पास है, इतना TiCl4 है। अब Mg का कितना मोल्स है आपके पास, यहाँ 96 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। गिवन मोल्स ये निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, गिवन मोल्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मोल्स निकालेंगे किसका, Mg का, तो क्या निकलेगा, 96 डिवाइडेड बाई 24, ये कट के आ जाएगा आंसर आपका 4। ठीक, तो यह आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का मोल्स कितना निकल के आ गया 4। अब आपको यहां पर क्या पता करना है, एलआर पता करना है। तो एलआर कैसे पता करोगे, अब एलआर कैसे पता करोगे जल्दी से बताओ, एलआर पता करोगे इसको देख करके। अब यहां पर आप देखो, यहां पर जो आप एलआर निकालो क्या निकालोगे 4/2, आंसर क्या आ गया 2। स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट निकाल रहे हैं जिससे आपको एलआर के बारे में पता चलता है, क्या आ गया 2। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालोगे तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा कंप्लीटली, क्योंकि 119 × 2 कितना होगा 380, और ये कितना 358, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा 1.88 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1। तो यही तुम्हारा क्या निकला SA। एम आई राइट और रॉन्ग, इसको अलग पेन से दिखला दे क्या, इसको अलग पेन से बक्सा में बंद कर ले रहे हैं। ये तुम्हारा ऐसे है, यहां पर ऐसे कितना निकला 2। अब यहां पर ऐसे तुम्हारा 1.88 है, यहां ऐसे तुम्हारा 2 है। तो अब तुम बताओ यहां पर एलआर कौन होगा, यहां पर एलआर होगा TiCl4। ठीक, अब इसका यूज करके हमको क्या पता करना है कि कितना टीआई बनेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि 1 मोल TiCl4 1 मोल टीआई बना रहा है। तो 358/190 मोल TiCl4 कितना टीआई बनाएगा 358/190 मोल टीआई का बनाएगा। अब आपके पास सवाल में क्या है कि आपको ये जो मोल्स निकला टीआई का, ये जो आपने निकाला ये थ्योरेटिकली निकाला है, मतलब ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट या थ्योरेटिकल प्रोडक्ट या थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअली कितना ऑब्टेन हो रहा है 32 ग्राम। तो एक्चुअली ऑब्टेन्ड कितना है, एक्चुअली ऑब्टेन्ड 32 ग्राम है। तो इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो 32 डिवाइडेड बाई 32, क्यों मोल्स का क्या हमने फॉर्मूला बताया गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, या अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। तो 32 डिवाइडेड बाई 32 आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। अब आपको एक्चुअली ऑब्टेन्ड पता चल गया प्रोडक्ट कितना है 1 मोल, थ्योरेटिकली कितना निकल रहा है 358/190 मोल। तो आपको क्या निकालना है, अलग पेन ले रहा हूं यहां पर, देखो आपको क्या निकालना है यील्ड परसेंटेज। और यील्ड परसेंटेज क्या होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्चुअल यील्ड आपका क्या आ रहा है बेटा 1, थ्योरेटिकल यील्ड क्या आ रहा है 358 डिवाइडेड बाय 190, तो 190 ऊपर चला जाएगा और इनटू क्या करना होगा 100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 35.38%। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी क्या हो गया सही, और इस तरीके से आप यील्ड परसेंटेज के सवाल को भी बना लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। आपने बहुत सारा टाइप्स देखा क्वेश्चन का, यील्ड परसेंटेज कैसे निकालता वो भी सीखा आपने, एलआर कैसे निकालते हैं, एलआर के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट टॉप तक क्लियर हो गया होगा, एडवांस लेवल तक क्लियर हो गया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबा के। धन्यवाद।